to you people, and am I audible to you people? Now let me know is very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So in today's class we will discuss. This is lecture 11 of alkaline earth metals, and in this lecture we will discuss chemical properties of alkaline earth metals. In chemical properties, we will discuss their reactions: reaction with air, reaction with oxygen, reaction with hydrogen, reaction with water, reaction with halides and carbonates. So these are the topics which we are going to discuss today. बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते रहते हैं. लेट अस स्टार्ट द क्लास. अब जो बच्चे आप ज्वाइन करेंगे उनको हम ड्यूरिंग क्लास ही ऐड करेंगे. ऐसी हमारा जो आज का क्लास है इस पे हमें डिस्कस करना है ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वी आर डिस्कसिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे, नंबर फर्स्ट आप लिखो रिएक्टिविटी. पहले हम इनकी रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आप लिखो रिएक्टिविटी. what will be the order of reactivity of alkaline earth metals? तो बेसिकली हमारे पास कौन कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है? हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है. These are alkaline earth metals, isn't it? These are alkaline earth metals. ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है. अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? तो लिखो रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल. रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल. मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, जिस भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. वाई? बिकॉज उससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. क्लियर? ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है. अब आपको पता होगा व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स. आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. अगर आपके एलिमेंट का साइज ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, isn't it? जिसका साइज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, isn't it? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखो हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर निकालेंगे. तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज सबसे कम होगा. जिसका साइज सबसे ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, मतलब इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी, isn't it? मतलब इस एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा. ये जो एलिमेंट है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी, जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. तो मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी ऑफ बेरिलियम विल बी लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, देन दैट ऑफ कैल्शियम, देन दैट ऑफ स्ट्रोंशियम, देन दैट ऑफ बेरियम. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर. अब जो भी हम रिएक्शंस करेंगे उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा. हम कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर. रिएक्टिविटी ऑर्डर. वाई बेरियम इज मोर रिएक्टिव? बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, बिकॉज इसका साइज बहुत ज्यादा है. क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां से इस रिएक्टिविटी ऑर्डर से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गैदर कर सकते हैं. व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिएक्शन विद वाटर. दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. तो मुझे पता है इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? दिस सबसे कम रिएक्टिव कौन है? बेरिलियम. तो मेरे पास अगर वाटर है, आई कैन हैव वाटर इन 3 फॉर्म्स, मतलब इन 2 फॉर्म्स मोस्टली. आई कैन हैव हॉट वाटर, जिसको मैं स्टीम कहूंगा, इसको मैं स्टीम भी कहूंगा. एंड आई कैन हैव कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा
that can react with cold water, even that can react with cold water, और जो least reactive होगा उसके लिए हमें hot water की जरूरत होगी। तो मुझे बता इन सब एलिमेंट्स में से, इन सब एलिमेंट्स में कौन एलिमेंट रिएक्ट करेगा विद हॉट वाटर, विच एलिमेंट विद रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो मुझे यहाँ पे हॉट वाटर चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। बाकी जो एलिमेंट्स है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, these react with cold water. Why? Because they are more reactive, they can even react with your cold water. And जो beryllium यहाँ पे है, it's an exception, बहुत ही important है। beryllium does not react with water, not react with water. So this is important. beryllium does not react with water. Now why beryllium does not react with water, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको एग्जाम में आएगा Which of the following elements reacts with hot water, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को याद रखना है, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, देयरफॉर इसके लिए हमें हॉट वाटर की जरूरत है, एंड दीज आर मोर रिएक्टिव, इनके लिए कोल्ड वाटर भी चलेगा। क्लियर? सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बेरिलियम हैज नो रिएक्शन विद हॉट वाटर, बेरिलियम आपका हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ ये? पहले मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? रिएक्टिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। जिसका साइज ज्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, मतलब बेरिलियम का साइज ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब बेरिलियम का साइज ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बेरिलियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट यहाँ पे मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है, देयरफॉर वी नीड हॉट वाटर टू रिएक्ट मैग्नीशियम विद वाटर। क्लियर? दिस इज रिएक्शन विद वाटर। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये रिपीट करो या सबको क्लियर हुआ ये बात? रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस रिएक्शन विद एयर, विल डिस्कस रिएक्शन विद एयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस रिएक्शन विद एयर। हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है दैट्स रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एयर का मतलब है एटमॉस्फेरिक मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, इसमें नाइट्रोजन भी होगा। व्हाट अबाउट द रिड्यूसिंग? अरे यार अभी रिड्यूसिंग नेचर भी डिस्कस करेंगे ना, अभी कहाँ हम रिड्यूसिंग नेचर पे आए, अभी तो वहां पे नहीं आए ना। हमें सारी केमिकल सॉइल, हमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। पहले हम एक एक करके रिएक्शन विद एयर, उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उसके बाद रिएक्शन विद वाटर। तो अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे हैं वहां पे हमने रिड्यूसिंग नेचर एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है, ई नॉट वैल्यू पे हमने उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। तो रिड्यूसिंग नेचर में यहाँ पे अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो रिएक्शन विद एयर, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक्सेप्ट बेरिलियम these metals are tarnished in iron, these metals बोले तो group second elements, except beryllium group second element is, all group second elements are tarnished in iron, group second elements are tarnished in iron, they are tarnished in iron मतलब they react with iron, they are tarnished in iron। तो why this tarnishing takes place, ये tarnishing क्यों हो जाती है? एक्चुअली क्या होता है, a layer of oxide is formed on their surface, for example ये आपका मैग्नीशियम एलिमेंट है, तो इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर तो क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर एन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्मड, तो यहाँ पे एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, एन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर। क्लियर? तो व्हाट इज फॉर्मड? लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्मड, दिस इज लेयर ऑफ ऑक्साइड, एन ऑक्साइड लेयर बोलो, तो ऑक्साइड लेयर इज फॉर्मड, ऑक्साइड लेयर इज फॉर्मड, and oxide layer is formed on their surface। तो जो आपका बेरियम है, बेरियम कैसे रिएक्ट करेगा? जो आपका बेरियम है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को लिखूंगा, बेरिलियम, मेरे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, दीज आर द एलिमेंट।
तो इनमें से जो आपका बेरियम है, सिंस इट्स अ हाईली रिएक्टिव, यू नो दैट दिस इज हाईली रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। तो बेरियम जो है, बेरियम रिएक्ट्स इन पाउडर्ड फॉर्म, बेरियम इन पाउडर्ड फॉर्म, अगर इसका पाउडर्ड फॉर्म होगा, इन पाउडर्ड फॉर्म, बेरियम इन पाउडर्ड फॉर्म, तो पाउडर्ड फॉर्म बोले तो बेरियम की छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, दिस इज बेरियम इन पाउडर्ड फॉर्म। तो इट बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स, अगर हम बेरियम को इन पाउडर्ड फॉर्म लेंगे एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट्स एयर, इट बर्न्स इनटू फ्लेम्स, तो यहाँ पे आपके फ्लेम्स बन जाते हैं, इट बर्न्स इनटू फ्लेम्स। क्लियर, मतलब यहाँ से आपकी आग उगल जाती है। क्या होता है, बेरियम जो है इट्स हाईली रिएक्टिव, देयरफॉर इट ऑन रिएक्शन विद एयर बर्न्स इनटू फ्लेम्स, मतलब इट रेडिली रिएक्ट्स विद एयर, मतलब कहने की बात यह है कि बेरियम जो है इट रेडिली रिएक्ट्स विद एयर एंड बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स इन पाउडर्ड फॉर्म। क्लियर। तो नंबर थर्ड पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, जो एलिमेंट्स है दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर। नंबर सेकंड क्या लिखा, जो बेरियम है सिंस इट इज मोस्ट रिएक्टिव देयरफॉर इट बर्न्स इनटू फ्लेम्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। नंबर थर्ड पॉइंट लिखो, इन मॉइस्ट एयर, अगर मॉइस्ट एयर होगा, इन मॉइस्ट एयर एक्सेप्ट बेरिलियम, तो बेरिलियम एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एनोमलस बिहेवियर में देखेंगे, एक्सेप्ट बेरिलियम all the elements get converted into carbonates, all other elements, yeah, all elements form carbonates, all elements form carbonates, they form carbonates, so these elements form carbonates। for example मैग्नीशियम है आपके पास, अगर मैं मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करूंगा, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा MgCO3। सिमिलरली कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा CaCO3। सिमिलरली आपको यहाँ पे सिट्रोशियम का कार्बोनेट बनेगा, सिमिलरली बेरियम का कार्बोनेट बनेगा। तो व्हाई नॉट बेरिलियम का कार्बोनेट, बेरिलियम का कार्बोनेट क्यों नहीं बनेगा? क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है बेरिलियम का कार्बोनेट क्यों नहीं बनेगा? बेरिलियम का कार्बोनेट क्यों नहीं बनेगा? क्या कोई बता सकता है व्हाई बेरिलियम कार्बोनेट इज नॉट फॉर्म? क्या कोई बता सकता है व्हाई बेरिलियम कार्बोनेट इज नॉट फॉर्म? Because it will be thermally unstable, it will be thermally unstable। now why it will be thermally unstable, तो इसकी बात अभी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर हमारे पास मॉइस्ट एयर होगा, मॉइस्ट एयर में हमारे पास एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मतलब दे कैन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे फॉर्म कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट्स बनते हैं। जो बेरिलियम है इट विल नॉट रिएक्ट, इट विल नॉट फॉर्म कार्बोनेट, व्हाई, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये 3 पॉइंट सबको क्लियर हो गई। रिएक्टिविटी की बेसिस पे हमने इनको रिएक्शन विद एयर किया। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेरियम इज मोर, देयरफॉर इट रिएक्ट्स रेडिली एंड बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स। रिएक्टिविटी ऑफ बेरिलियम इज वेरी लेस, देयरफॉर इट डज नॉट रेडिली रिएक्ट विद वाटर। और ये जो एलिमेंट्स है दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर, मोस्टली कैल्शियम, मैग्नीशियम फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर। क्लियर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर। क्लियर, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, विल डिस्कस व्हाई बेरिलियम डज नॉट फॉर्म कार्बोनेट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं बनाऊंगा बेरिलियम कार्बोनेट को BeCO3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को MgCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, और बनाऊंगा सिट्रोशियम कार्बोनेट को SrCO3, और बनाऊंगा बेरियम कार्बोनेट को, दीज आर कार्बोनेट्स। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन कार्बोनेट्स में, ये जो हमारा मेटल है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेरिलियम 2+ एंड कार्बोनेट 2-, बिकॉज कार्बोनेट के पास 2- चार्ज होती है। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम 2+ और कार्बोनेट 2-। यहाँ पे आपका कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट 2-। यहाँ पे आपका सिट्रोशियम 2+ और कार्बोनेट 2-। यहाँ पे आपका बेरियम 2+ और कार्बोनेट 2-, इजंट इट? तो अगर हम यहाँ पे इनका कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे या थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, पहले थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, तो किस चीज पे थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं? वेरी गुड, मुझे बता किस चीज पे थर्मल स्टेबिलिटी, किस फैक्टर पे थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज, इजंट इट? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज। वेरी गुड, साइज, बहुत बढ़िया नाहिदा, बहुत बढ़िया। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बाय चार्ज, मतलब अगर साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी।
अगर चार्ज इंक्रीज होगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देखो साइज मतलब चार्ज यहाँ पे सेम है, बेरियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस, मतलब चार्ज फैक्टर हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो डिसाइडिंग फैक्टर इज साइज, साइज इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब देखो यहाँ पे कार्बोनेट सबके केस में सेम है, मतलब कार्बोनेट इज आल्सो नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है? डिसाइडिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे जो है, I'll take a different take and show you deciding factor जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे Ba2 प्लस है, डिसाइडिंग फैक्टर Mg2 प्लस है, because this is the difference, just let us to the difference of carbonates, strontium 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। साइज किसका सबसे बड़ा है? बेरियम का। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मैं कहूंगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। Isn't it? क्लियर हुआ? दिस इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन इमेजिन, यू कैन सी ओवर हियर कि बेरियम कार्बोनेट जो है इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल, दिस बेरियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फॉर्मल। क्लियर हुआ बेरियम कार्बोनेट क्यों नहीं बनता है? व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई कि बेरियम कार्बोनेट क्यों नहीं बनता है, व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। तो ये जो फार्मूला है थर्मल स्टेबिलिटी की, मैं थर्मल स्टेबिलिटी को टीएस से लिखूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी। ये जो फार्मूला है थर्मल स्टेबिलिटी, ये वैलिड होगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी जहां पे आपके कार्बोनेट्स को चेक करना होता है, सल्फेट्स को चेक करना होता है, कार्बोनेट्स को, सल्फेट्स को। अगर आपको कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है तो you can check it on the basis of this charge by size ratio. Even you can write nitrates. Nitrates की thermal stability मतलब कार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स की thermal stability depends upon size by charge. Clear? Not hydrides. No sir, repeat it. अच्छा एक बार फिर बोलो, देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन साइज बाई चार्ज। तो जिसका साइज ज्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मुझे बताया इनमें कार्बोनेट आयन सेम है, इजंट इट? कार्बोनेट आयन इज सेम। तो यहाँ पे मेरे जो आयन्स हैं दैट्स बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस और बेरियम 2 प्लस ना। सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? साइज विल इंक्रीज। तो मतलब इसका साइज सबसे स्मॉल है, जिसका साइज कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। दैट्स व्हाई बेरिलियम का जो कार्बोनेट बनेगा that will be thermally unstable. That's why beryllium carbonate will not be formed. Our carbonates of these elements will be formed, and the stability order will be barium will be more stable than strontium, then calcium, then magnesium. तो इस तरह हम अगर हमारे पास सल्फेट्स होंगे, सल्फेट्स मतलब मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट होगा, मेरे पास कैल्शियम सल्फेट होगा, मेरे पास स्ट्रोंशियम सल्फेट होगा, मेरे पास बेरियम सल्फेट होगा। अगेन इट विल डिपेंड अपॉन साइज बाय चार्ज, तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस। क्लियर? इसी तरह मेरे पास अगर नाइट्रेट्स होंगे, क्लियर हुआ? मेरा सुल्तान अब क्लियर हो गया? लेट मी नो कि आपको ये क्लियर हो गया। दिस इज रिएक्शन विद एयर। तो क्या आपको क्लियर हुआ रिएक्शन विद एयर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये बात आपको क्लियर हो गई कि थर्मल स्टेबिलिटी पे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है किसी न किसी एग्जाम में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी, सिमिलरली सल्फेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी, सिमिलरली नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन चार्ज बाय साइज। दैट्स ऑलवेज डिपेंड, सॉरी, साइज बाय चार्ज। That will always depend upon size by charge. Clear? So let me take the next page. We will discuss reaction with oxygen. Number third reaction लिखो, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. ऑक्सीजन से हम रिएक्शन देखेंगे। अब तक हम एयर से रिएक्शन देखते थे। एयर से मतलब मिक्सचर से, मतलब एयर इज अ मिक्सचर। उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसमें आपका वाटर भी होता है, उसमें आपके मतलब अगर मॉइस्ट एयर होगा उसमें आपका वाटर भी होगा, उसमें आपका नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्राइड भी बनाएगा, मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, ये जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, all alkaline earth metals react with oxygen
react with oxygen to form oxides. To form oxides. What will be the representation of oxides? What will be the general form of the oxides of the type? What will be the form of the oxides of the type MO2? Of the type MO, not MO2, of the type MO, sir. What will be the representation? It will be of the type MO. MO, very good. So they will form oxides of the type MO. For example, मेरे पास beryllium है, magnesium है, calcium है, strontium है, barium है. These all react with oxygen. They form oxides. तो oxide क्या बनेगा? Of the type MO. मैं इन metals को represent करूंगा by M. तो यहाँ पे मेरा ऑक्साइड जो बनेगा उसकी जनरल फार्मूला MO होगी. तो यहाँ पे मेरा बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनेगा, बेरियम ऑक्साइड बनेगा. क्लियर? क्लियर हुआ? ये जो मेरा बेरिलियम ऑक्साइड होता है, नाउ सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? वो यहाँ पे लिखो. बेरिलियम ऑक्साइड जो है इट्स एम्फोट्रिक इन नेचर. इट्स एम्फोट्रिक. एम्फोट्रिक का मतलब क्या है? इट्स एम्फोट्रिक इन नेचर. एम्फोट्रिक का मतलब क्या है? मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स and it can react with bases as well. It can react with acids and it can react with bases as well. Clear? उसको कहते हैं amphoteric. Like your water is an amphoteric. It reacts acids as well as bases. तो सिमिलरली जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस वन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2-4 ऑक्साइड्स देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड. तो नेक्स्ट जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट्स अ वीक बेस. इट्स अ वीक बेस. एंड ये जो हमारे ऑक्साइड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. ना क्या आप मुझे बता सकते हो इन सब ऑक्साइड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगी? इन सब ऑक्साइड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगी? तो पीरियडिसिटी में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी. न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स. क्या आप मुझे बता सकते हो इन सारे ऑक्साइड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा? Which among these oxides will be the strongest base? Very good. Very good. वेरी गुड. बहुत. अरे यार क्या बोलते हो तनवीर? बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक है. ये एम्फोट्रिक है. ये आपके एसिड, इट कैन एक्ट एज एन इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. It can act as an acid as well as a base. Means it can accept a proton as well as it can accept an electron pair or it can donate electron pair. मतलब it acts as an acid as well as base. तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट्स अ वीक बेस एंड दीज थ्री आर स्ट्रॉन्ग बेसेस. तो इनमें से मुझे बता, इन 5 में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है? विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दीज? अरे क्या बोलते हो यार? देखो थोड़ा आइडिया लगाओ. ये एम्फोट्रिक है, ये वीक बेस है. मतलब ये एम्फोट्रिक है, ये वीक बेस है. डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज होता है. तो ऑक्साइड्स का हमने देखा था कि ऑक्साइड्स के केस में बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो अगर यहाँ पे ये वीक है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. दिस विल बी द मोस्ट बेसिक. तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बनाऊंगा. BaO विल बी मोस्ट बेसिक, देन SrO, देन CaO, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लीस्ट बेसिक, उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड, दिस विल बी एम्फोट्रिक. क्लियर? आपने बेरिलियम का Be लिखा है तनवीर? Ba लिखना था. Be और Ba में आसमान जमीन का फर्क है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप कैसे कहोगे दीज आर, मतलब एसिड्स आर बेसिस, दीज आर बेसिस? तो बेसिस के केस में हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी. अ स्पीशीज व्हिच इज ऑक्साइड डोनर, व्हिच इज ऑक्साइड डोनर इज अ बेस. इजंट इट? तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा, इट विल गिव Ba2 प्लस O2 माइनस. तो इट्स एन ऑक्साइड डोनर, इट्स अ बेस. तो यहाँ पे दिस विल गिव Sr2 प्लस O2 माइनस, इट्स अ बेस. क्लियर? स्पेशी यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन याद रहेगी. स्पेशी विच इज ऑक्साइड डोनर एक्ट्स एज अ बेस. क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? अगर इतना भी मुश्किल याद, सर ये क्या बोर्ड में हुआ? कहाँ? यहाँ पे?
एक सेकंड वेट करो। ओके, नाउ सी, तो आप ये बात कह सकते हो कि जो बेसिक नेचर है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। आप ऐसे लिख सकते हो बेसिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बस ये बात अगर याद रखोगे दिस इज एनफ। बट याद रखने की बात नहीं है, थोड़ा समझना है कैसे है क्या है। क्लियर? क्लियर हुआ? क्या ये पेज क्लियर हुआ सबको? सबको ये क्लियर हुआ? ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड की फार्मूला MO होगी। जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बेसिक नेचर इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें बेरिलियम ऑक्साइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। बेरिलियम ऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये वाला जो ऑक्साइड है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स एम्फोट्रिक। तो याद रखना पड़ेगा दिस इज एम्फोट्रिक, आएगा एग्जाम में जब द फॉलोइंग इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो भूलना नहीं इस बात को, इस बात को भूलना नहीं। तो नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स पेरोक्साइड्स बनाते थे, सुपर ऑक्साइड्स बनाते थे, विल चेक क्या ये पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक, तो देखो मैंने अभी रिएक्टिविटी को बताया, दिस इज बेरिलियम, this is magnesium, this is calcium, this is strontium, this is barium। रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है देन दिस एंड दिस, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, मतलब ये तीन हमें पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्म पेरोक्साइड्स एज वेल। तो लिखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी can form peroxides as well, can form peroxides as well, they can form peroxides as well। और peroxides of the type, peroxides का टाइप क्या होगा? peroxides of the type MO2, this is the general formula of peroxides of alkaline earth metal। तो मतलब आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम रिएक्ट करेगा विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, they can form peroxides as well, मतलब आपका CaO2 बनेगा, SrO2 बनेगा, BaO2 बनेगा। सर मेरा स्क्रीन पे नहीं आता है साफ, तो एक बार आप एग्जिट करो फिर से ज्वाइन करो तनवीर। तो देखो दे विल फॉर्म पेरोक्साइड्स। तो पेरोक्साइड्स की जनरल फार्मूला क्या होगी? व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ पेरोक्साइड्स? तो मुझे बताओ पेरोक्साइड्स की जनरल फार्मूला क्या होगी? MO2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ पेरोक्साइड्स ऑफ दीज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? So now the question arises, why these peroxides are stable? Why peroxides are stable? They should not have been stable. Why peroxides are stable? Why peroxides are stable? Peroxides, I mean that of alkaline earth metals. Why they are stable? तो ये जो हमारे पास peroxides हैं, ये जो हमारे पास peroxides है, they have crystal lattice structure. They have crystal lattice स्ट्रक्चर, मतलब दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लाइट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को बनाऊंगा, इसमें Sr2 प्लस O2 माइनस, Sr2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस Sr2 प्लस, O2 माइनस Sr2 प्लस, Sr2 प्लस। नेक्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट में मैं डिस्कस करूंगा आपसे O2 माइनस, Sr2 प्लस, O2 minus. This is the crystal structure. So this is the three-dimensional repeated, regular repeated arrangement of ions. तो जब भी कोई क्रिस्टल बनता है ना, क्रिस्टल बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। क्रिस्टल बनने के दौरान जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो एनर्जी इज रिलीज, दैट एनर्जी इज नोन एज लाइट्स एनर्जी, लाइट्स एनर्जी। तो दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस लाइट्स एनर्जी। और इनमें डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स होते हैं, द डिफेक्ट्स आर कॉल्ड लैटिस डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट से भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सॉलिड स्टेट में डिस्कस करना है। दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स। सो यू कैन राइट वॉरियर। अरे जिस किसी ने भी कैमरा ऑन रखा है वो प्लीज कैमरा को ऑफ करेगा, बिकॉज इससे बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। नाउ सी,
तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स, दे आर स्टेबल बिकॉज ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा peroxides of alkaline earth metals are stable. Why? Because they are stable because they possess crystal defects. तो डिफेक्ट से स्टेबिलिटी आती है। डिफेक्ट से क्यों स्टेबिलिटी आती है? तो सॉलिड स्टेट में 12th के फर्स्ट यूनिट में सॉलिड स्टेट में मैं आपको डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा डिफेक्ट से स्टेबिलिटी क्यों आती है। क्लियर? तो दिस इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दिस इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दे आर मतलब दे आर stable and they are as well these peroxides they are colored. तो लिखो peroxides, their peroxides are colored. तो color is because of also lattice defects. नहीं 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 नहीं, वो अल्कली मेटल में आपको बना के दूंगा, अभी बना के दूंगा। they are colored because of peroxides are colored because of lattice defects. They are stable because of lattice defects. They are colored because of lattice defects. They are stable because of lattice energy as well. यहाँ पे लिखो lattice energy, lattice energy। और कलर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ lattice defects। तो एक्चुअली ये पढ़ना है हमें टेक्स्ट बुक में, नेक्स्ट ईयर पढ़ना है these crystal structures because of defects why they are colored। तो इस बात को अभी रहने देते हैं। अब मैं इसको ये बात समझाऊंगा, क्या कहते हो शायद M2O2। देखो यार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो कोई बच्चा पूछता है व्हाई नॉट M2O2, M2O2 क्यों नहीं पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर है? अगर अल्कली मेटल का पेरोक्साइड बनाएंगे तो उसके केस में व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ द पेरोक्साइड? तो मुझे बता व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ द पेरोक्साइड अल्कली मेटल के केस में? तो देखो पेरोक्साइड के केस में आपका ऑक्सीजन जो है इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, इजंट इट? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे, और यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे निकालो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x + 2 = 0, 2x = -2, x = -1। सो दिस इज द पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्लियर? यहाँ पे आपका -1 थोड़ी ना आएगा, ये अल्कली मेटल के केस में होगा। क्लियर? ओके, वेरी गुड मैन, वेरी गुड। तो क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड। नंबर सेकंड, हम नंबर 4th रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल ही डिस्कस किया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, they will react with the hydrogen, what will they form? तो क्या बनाएंगे? जल्दी से मुझे बता क्या बनाएंगे, बिकॉज इस चीज को हमने एक बार पढ़ा है इंस्टीट्यूट। तो क्या बनाएंगे? they will form hydrides, they will form hydrides, isn't it? तो कौन से हाइड्राइड्स बनाएंगे? तो यहाँ पे मैं इसको मेटल M से रिप्रेजेंट करूंगा, they will form hydrides of the type MH2। तो यहाँ पे आपका BeH2 हाइड्राइड बनेगा, यहाँ पे आपका MgH2 हाइड्राइड बनेगा, CaH2 हाइड्राइड बनेगा, BMW याद है, SrH2 हाइड्राइड बनेगा, BaH2 हाइड्राइड बनेगा। ना मुझे बता इनमें से कौन हाइड्राइड आयोनिक हाइड्राइड नहीं है? विच हाइड्राइड इज नॉट आयोनिक? इनमें से इन हाइड्राइड में से विच ऑफ दीज इज नॉट आयोनिक हाइड्राइड? तो इनमें से कौन सा आयोनिक हाइड्राइड नहीं होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर नॉट आयोनिक हाइड्राइड्स। ऑल हाइड्राइड्स ऑफ S block elements are ionic hydrides except beryllium। Very good Asma, very good Humaira, very nice, very good Wes, बहुत बढ़िया Humaira Sultan, very good, very good Tanvir। So these two are not ionic hydrides, they are not ionic, they form polymeric structures। तो मैंने बताया था S block में इसको डिस्कस करेंगे। they form polymeric network hydrides, और बोलो तो नेटवर्क, और बोलो तो polymeric covalent hydrides। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी हाइड्राइड्स है दे आर आयोनिक एक्सेप्ट दीज टू। ये जो दो हाइड्राइड्स है दीज आर नॉट आयोनिक हाइड्राइड्स। व्हाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी BeH2 होल n, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर।
तो व्हाई इट पॉलीमराइजेस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे आप इसका रीजन भी लिख सकते हो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव द टेंडेंसी, मतलब I mean hydrides of these have the tendency to undergo polymerization. मतलब पॉलीमर ही बनता है। What is polymer? Polymer is where more than one units are present. Clear? मतलब इनमें पॉलीमराइजेशन होती है। क्लियर? तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो फार्मूला BeH2 की है, दिस विल नॉट बी द फार्मूला। इनकी फार्मूला BeH2N होगी। मैग्नीशियम हाइड्राइड की फार्मूला MgH2n होगी। बाकी इनकी फार्मूला कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, दीज आर आयोनिक। तो ये आयोनिक होंगे। अब मुझे पता है इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक कौन होगा। अब मुझे पता है इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक कौन होगा, विच वन विल बी मोस्ट आयोनिक। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। पहले मुझे पता है इनमें से सबसे ज्यादा आयोनिक विच वन विल बी मोस्ट आयोनिक। फिर वही बात करते हो, शायद की बात नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस लानी पड़ती है। वेरी गुड।